नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने सामान्य हिंदी की एक बेहतरीन क्लास लेकर। दोस्तों, अब तक हमने वर्णमाला कंप्लीट की है और संधियां कंप्लीट की हैं। उसके बाद जो अगला क्रम था दोस्तों, मैं सोच रहा था कि शब्द भेद आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्लास को क्रम वाइज ही चलते रहना चाहिए, है ना। क्रम से पढ़ेंगे तो एक चीजें मतलब एक क्लास या एक वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक होती चली जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि उपसर्ग और प्रत्यय सीधे सीधे संधि से ही लिंक होते हैं। जैसे कि संधि हमें तभी समझ में आ सकती है जब हम वर्णमाला का हमें पूरा ज्ञान होगा। इसलिए पहले मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था, फिर संधि पढ़ाया था। अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, आपने इससे पहले उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो तो खैर मैं नहीं जानता हूं, लेकिन दोस्तों आप विश्वास मानिए, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ ये वीडियो देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीजें शायद आपको ना पता थी वो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के बाद आपका कोई भी उपसर्ग का तो प्रश्न गलत नहीं होगा, ये बात आप लिख करके ले लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग पढ़ने से पहले हम कुछ वो बातें जान लेते हैं जो मूलभूत बातें होती हैं। उपसर्ग कहां से बना, किस लिए बना, है ना, या उपसर्ग किसे कहते हैं, इस तरीके की जो बातें हैं। तो पहले हमें ज्ञान होना चाहिए शब्द का, जो कि मैंने सबसे पहले वर्णमाला शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। केवल यही पूछ लिया जाता है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, और हम लगा करके आ जाते हैं शब्द, वो गलत हो जाता है। जबकि पूरी जो बात है वो यहाँ छुपी हुई है। ठीक है, वर्णों का समूह तो कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको समझा के चला था। कैसे भी वर्ण लगा दो उल्टे सीधे तो वर्णों का समूह तो वो भी हो जाएगा, लेकिन शब्द हम उसे ही कहेंगे जो सार्थक होगा। वर्णों का जो सार्थक समूह होगा, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होगा, उसी को हम शब्द की श्रेणी में रखेंगे। उन्हीं वर्णों के समूह को हम शब्द की श्रेणी में रखेंगे। अन्यथा वर्णों का समूह तो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों जब हम शब्द भेद पढ़ेंगे ना, तो शब्दों के भेद तो उस समय ही जानेंगे, लेकिन कुछ बातें जो उपसर्ग को पढ़ने के लिए जरूरी हैं वो हम समझ लेते हैं अभी। जैसे कि जब हम शब्द भेद में पढ़ेंगे तो एक भेद आएगा व्युत्पत्ति के आधार पर। इसे डिटेल में तो उसी समय पढ़ेंगे जब शब्द भेद पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि यहां समझना थोड़ा सा जरूरी है। यहां समझना थोड़ा जरूरी है, तो आप वहां पर भी पढ़ेंगे और मैं यहां भी बता रहा हूं कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब ये दोस्तों 3 प्रकार कौन कौन से हैं, ये 3 प्रकार हैं दोस्तों, आप जानते ही होंगे। ऋण शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग ऋण शब्द। ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। अब व्युत्पत्ति के आधार पर ही हमने इस समय क्यों समझा, किसी और आधार पर भी समझ सकते थे, क्योंकि दोस्तों यहां से सीधा सीधा लिंक आपका उपसर्ग से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और धैर्य के साथ वीडियो देखें, बहुत आनंद आने वाला है, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, अब ये आपके समझ में आ गया कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण। ऋण किसे कहते हैं, ऋण शब्द वो होते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया बन, तो आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर कान, आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े करोगे तो एक तरफ बा आ जाएगा, एक तरफ ना आ जाएगा, और ये शब्द खंडित हो जाएगा, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कान, इसको आप टुकड़े कर देंगे, एक तरफ का एक तरफ ना, है ना, तो ये शब्द भी बिल्कुल खंडित हो जाएगा, इसका भी कुछ अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन यौगिक शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों, जो वे शब्द जो किसी दूसरे शब्दांश से बने। शब्दांश का मतलब शब्दों का ही थोड़ा सा अंश। उपसर्ग से भी बन सकते हैं, प्रत्यय से भी बन सकते हैं, समास से भी बन सकते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के तो होते ही हैं, लेकिन मूलतः जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, मूलतः जो शब्द होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं। एक वो जिनके टुकड़े हो सके,
यौगिक के, और एक वो जिनके टुकड़े नहीं हो सके। जिनके टुकड़े ना हो सके वो ऋण होते हैं, और जिनके टुकड़े हो जाएं वो यौगिक होता है। अब योग ऋण इसी में से बना है, ये भी यौगिक ही होता है, लेकिन इसका जो अर्थ है ना वो ऋण हो जाता है, कोई अलग ही एक विशेष अर्थ निकल के आता है। तो इसलिए हम इसको योग ऋण कह देते हैं। वे शब्द जिनका कुछ अर्थ ऋण हो जाए या फिर जिनका एक विशेष अर्थ निकल करके आए उसको हम क्या कहते हैं, योग ऋण कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया पीताम्बर, है ना, पीताम्बर लिख दिया। अब इसको आप तोड़ेंगे तो पीत प्लस अंबर, इस तरीके से ये निकल करके आएगा। पीत माने होता है पीला और अंबर माने होता है कपड़ा। इसका पेट चिरा हुआ है। अगर आप सोच रहे हो ये अंबर बादल वाला है तो वो वाला बादल नहीं, अंबर माने कपड़ा होता है और पीत माने पीला होता है। तो पीले कपड़े धारण करने वाला, है ना। तो इसके हमने टुकड़े कर लिए तो ये यौगिक हो गया, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है ये, तो यौगिक हो गया। यौगिक का मतलब ये क्या होता है, जुड़ा हुआ। तो दो शब्दों से जुड़ा हुआ है इसलिए यौगिक हो गया। लेकिन ये योग ऋण कब हो जाता है, जब इसका एक विशेष अर्थ निकल के आ जाता है। जैसे पीले कपड़े धारण करने वाला, है ना, कोई भी पीले कपड़े धारण कर सकता है, तो उसी के लिए एक शब्द है पीताम्बर। लेकिन इसका एक विशेष अर्थ क्या है, विष्णु भगवान की पीताम्बर हम विष्णु भगवान को कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो सदैव पीले वस्त्र धारण करे हुए रहते हैं, तो इसलिए इसका एक विशेष अर्थ भी निकल करके आता है। पीले कपड़े धारण करने वाला मतलब कोई भी व्यक्ति, और एक जो विशेष अर्थ इसका निकल के आ रहा है स्पेशल विष्णु भगवान के लिए, क्योंकि वो सदैव पीले वस्त्र धारण करते हैं, उनको पीताम्बर ही हम बोलते हैं। तो इसलिए ये योग ऋण हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो है तो शब्द ये भी यौगिक ही। अगर हम इसके अर्थ को निकाल दें यहाँ से कि अर्थ की चर्चा ना करें, केवल उस तरीके से देखें बनावट के आधार पर, तो एक तो हो गया ऋण, जैसे कि मैंने ही बताया बन कान इस तरीके के शब्द, और एक हो गया यौगिक जो कि दो शब्दों से मिलकर के बनता है। और भी शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो महत्व होगा ना दोस्तों वो होगा आपका यौगिक शब्दों का। यौगिक शब्दों से ही हम जो है किसका निर्माण करेंगे, वो सॉरी थोड़ा सा गलत बोल रहा था मैं। उपसर्ग यौगिक शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार से बनते हैं। यौगिक जो शब्द होते हैं, अभी हमने क्या देखा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के थे, तीन, ऋण, यौगिक और योग ऋण, है ना। लेकिन मूलतः दो ही, बनावट से अगर देखा जाए तो योग और यौगिक और ऋण। अब यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि यौगिक जो शब्द है वो कितने प्रकार से बनते हैं। तो आप कहेंगे तीन प्रकार से, तीन प्रकार से जो है यौगिक शब्द बनते हैं। आप ये पूरा लिखना, कभी शॉर्ट में लिख लो, आगे जाके आप भूल जाओ। जो मैं कह रहा हूं कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों कि यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनते हैं। आप कहेंगे तीन प्रकार से। कैसे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे उपसर्ग से, है ना, उपसर्ग से भी यौगिक शब्द बन सकता है। दूसरा क्या है, प्रत्यय से, प्रत्यय से भी यौगिक शब्द बन सकता है। और तीसरा क्या है, समास से, समास से भी यौगिक शब्द बनता है। ये तीन प्रकारों से हम शब्द को यौगिक बना देते हैं, है ना। जो मूल शब्द होता है उसमें उपसर्ग जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाएगा, यानी वो यौगिक शब्द हो जाएगा। जो मूल शब्द है उसमें हम प्रत्यय जोड़ दें तो वो भी एक अलग शब्द हो जाएगा और वो एक यौगिक शब्द हो जाएगा। मूल शब्द में अगर हम समास का मतलब प्रयोग कर लें तो वो भी एक शब्द अलग ही बन के आएगा और वो भी यौगिक शब्द हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि यौगिक जो है वो तीन प्रकार से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें चूंकि उपसर्ग ही पढ़ना है तो उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर शब्द बनता है। जैसे कि दोस्तों उपसर्ग है, एक मूल शब्द होता है बन, बन है ना, बन एक शब्द होता है बन। अब ये मूल शब्द है दोस्तों, क्या है ये मूल शब्द, इसको हम कहेंगे मूल शब्द या फिर धातु शब्द। मूल शब्द को ही हम धातु शब्द भी कहते हैं। अब इसके अंदर अगर हम उप जोड़ दें तो उप क्या है, ये है दोस्तों उपसर्ग, है ना, ये क्या है उपसर्ग। और इन दोनों से जो मिलकर शब्द बनेगा दोस्तों वो बनेगा उपवन, है ना। और ये क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। अब ऐसे ही प्रत्यय ले लेते हैं। प्रत्यय जैसे कि एक शब्द होता है दोस्तों ईमान, है ना, एक शब्द होता है ईमान। अगर हम इसके अंदर, ये क्या है, ये मूल शब्द है, पहले ये मूल शब्द था, अब ये मूल शब्द है ईमान, है ना।
अब इसमें हम दार जोड़ दें तो ये है दोस्तों पीछे लगा प्रत्यय, और इससे जो यौगिक शब्द बनेगा वो बनेगा ईमानदार, है ना। अब समास से कैसे बनता है, समास की अगर हम बात करें तो एक शब्द होता है दोस्तों दिन, है ना, दिन एक शब्द होता है। अब इसके अंदर अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो दिन क्या है, ये मूल शब्द है। मूल शब्द का महत्व बहुत ज्यादा है। प्रत्यय की पहचान करोगे तो प्रत्यय से पहले मैं आपको बताऊंगा क्या करना होता है, इसलिए अभी से समझ के चलिए कि मूल शब्द का महत्व बहुत ज्यादा है। इस बात को आप मेरी गांठ बांध लें। धातु शब्द या मूल शब्द, है ना, इसका महत्व बहुत ज्यादा है, उपसर्ग में भी प्रत्यय में भी। अगर आप मूल शब्द पहचानना सीख गए तो आप ये उंगलियों पे निकाल दोगे, चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो। अब ये क्या है दोस्तों, ये है आपका समास। समास क्यों है ना, आप कह सकते हैं समास क्यों। देखो दोस्तों, दार का कोई अलग से मतलब नहीं है, ये केवल एक प्रत्यय है, शब्दांश है। शब्दांश है मतलब शब्दों का अंश है छोटा सा। उप का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन ये जो है शब्द के साथ में आकर के शब्द का अर्थ बदल देता है ना, इसका विशेष अर्थ नहीं है। लेकिन प्रीति, इसका एक अपने आप में भी मतलब है ना। प्रीति का मतलब होता है हर एक, जैसे कि हम कहते हैं प्रीति एक, मतलब हर एक व्यक्ति को दे देना, है ना। तो प्रीति का मतलब होता है हर एक दिन। अब दिन क्या था, मूल शब्द था, अब इसमें ये जुड़ गया तो इनसे यौगिक शब्द क्या बनेगा, प्रतिदिन। प्रतिदिन, हर एक दिन, तो इसलिए ये समास है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हो सकते हैं, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हो सकते हैं। आप कहोगे कैसे, देखो एक शब्द होता है दोस्तों तंत्र। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो एक शब्द होता है ना अपने आप में पूरा, उसे कहते हैं हम मूल शब्द, उसे कहते हैं हम धातु। तो तंत्र एक मूल शब्द है। तंत्र क्या है, मूल शब्द है। अब इसमें आप क्या जोड़ो, ये जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र हो गया। अगर हम इसमें ता भी जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। एक शब्द बन गया स्वतंत्रता। तंत्र एक अकेला शब्द था जिसका एक अपना ही महत्व था, स्व जोड़ दिया, ये हो गया स्वतंत्र। तो आगे अगर जुड़ा है तो ये क्या है, उपसर्ग, पीछे अगर जुड़ा है तो क्या है, प्रत्यय, है ना। अब तंत्र का एक विशेष महत्व था, लेकिन स्वतंत्र अगर हमने स्वतंत्र मतलब स्व जोड़ दिया तो स्वतंत्र हो गया था। तो स्वतंत्र का खुद की आजादी, स्वयं का तंत्र, है ना। स्वतंत्र को हम क्या कहते हैं, आजादी, मतलब खुद का तंत्र, अपने आप। स्व माने स्वयं, ता तो स्वतंत्रता एक भाव चला गया कि मतलब स्वतंत्रता है, एक भावात्मक संज्ञा हो जाती है ये स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों। अब आप सोचोगे स्वतंत्र तो अपने आप में ही पूरा शब्द था, है ना, इसके ये तो खुद ही एक मूल शब्द था। आप सोच रहे होंगे स्वतंत्र एक मूल शब्द था, इसमें कोई उपसर्ग नहीं था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो तंत्र से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। तंत्र ये था, तंत्र ये था, इसके अंदर आप लोग अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लोकतंत्र, है ना। तो तंत्र अपने आप में पूरा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर आप भाषा लिख रहे हैं तो आप सोचेंगे कि ये एक मतलब बिना यौगिक का शब्द है ना, इसके अंदर से मूल शब्द नहीं निकाला जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो मूल शब्द है ना वो भाष है, आधा सा है, इसके अंदर प्रत्यय जोड़ा गया है आ, तब जाकर ये भाषा बना है। और भाष संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, भाषा। तो इसलिए तंत्र यहाँ पर मूल शब्द था और इसमें उपसर्ग भी लग गया और प्रत्यय भी लग गया। तो ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लग जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों उपसर्ग के बारे में, है ना। उपसर्ग, देखो इसको हम दो भागों में तोड़ लें। इसका क्या मतलब होता है, उप का समीप, और सर्ग का जो मतलब होता है वो होता है निर्माण करना या फिर सृष्टि करना, है ना। ये हो गया उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ, उप का मतलब समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना या निर्माण करना। अब हम इसकी परिभाषा व्यक्त करें तो इसका मतलब ये होगा बे शब्दांश। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। कई बार पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाए उपसर्ग क्या है, छोटी छोटी बातें भी मैं आपको बता के इसलिए चल रहा हूं ताकि आप परीक्षा हॉल में बैठे और इस तरीके के सवाल आ जाए, बिल्कुल बारीक सवाल। केवल आप ऐसे ही नहीं उपसर्ग पढ़ लिए आगे लगा लिया तो उपसर्ग हो गया, या मतलब पहचानने बते तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों।
बिल्कुल बारीकी से समझना चाहिए, है ना। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर मैं संविधान भी आपको पढ़ाता हूँ ना, इसी तरीके से पढ़ाता हूँ जैसे हिंदी आप पढ़ रहे हैं। तो उपसर्ग, उपसर्ग क्या है दोस्तों? शब्दांश है, ये आप भूलना मत। कई बार पूछा गया है उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग दोस्तों शब्दांश है ना। ऑप्शन में आपको शब्द मिल जाएगा या कुछ और भी अन्य उदाहरण मिल जाएंगे आपको, लेकिन अन्य ऑप्शन ऑप्शन में मिलेंगे और, लेकिन उपसर्ग क्या है? शब्दांश है, ये आप कभी ना भूलें। तो यही इसकी परिभाषा है कि वे शब्दांश जो शब्द के आदि में आकर, है ना, आदि का भी ध्यान रखना, आदि का मतलब होता है आगे। वे शब्दांश, परिभाषा लिख लेना, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि में आकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जिनका अपने आप में तो कोई विशेष महत्व नहीं होता, लेकिन वो किसी शब्द के आदि में जुड़कर, ब्रैकेट में लिख लेना, आगे जुड़कर वे उसका अर्थ बदल देते हैं, उन शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उन शब्दांशों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब ये अर्थ कैसे बदल देता है ना। आपके मन में ये भी थोड़ा सा विचार आ रहा होगा कि अर्थ कैसे बदल देता है। देखो दोस्तों, यहां मैंने एक शब्द लिखा हार, इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में अगर मैं इसको लिख दूं पराजय, है ना। जैसे हम कहीं हार जाते हैं, पराजय हो जाती है, तो हम कहते हैं हार गया, है ना, मतलब पराजय हो गई। तो इसका जो अर्थ होता है ना, वो होता है पराजय। अब देखो दोस्तों किस तरीके से अर्थ बदल जाएगा। अगर मैं इसके आगे प्रय लगा दूं, तो प्रय का अपने आप में तो कोई विशेष महत्व नहीं है। प्रय का अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं है। जैसे ही ये हार में लगा तो ये हो गया प्रहार। और प्रहार का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब हमला करना। हमला करना मतलब चोट पहुंचाना, है ना। भाई उसने उसको उस पर प्रहार कर दिया, मतलब चोट पहुंचा दी, तो इसका मतलब होता है चोट पहुंचाना। ठीक है। अब हार है, इसके आगे अगर मैं बी जोड़ दूं, है ना, तो ये हो जाएगा बिहार। ठीक है। और बिहार का मतलब क्या होता है? घूमना, है ना, घूमना। तो इसका अर्थ हो जा अर्थ ही चेंज हो गया। देखो यहाँ पर हार पराजय ऐसा मतलब था इसका, लेकिन फिर लगा तो यहाँ पर हो गया चोट पहुंचाना। बिहार का मतलब हो जाएगा घूमना फिरना, है ना। ये वो वाला बिहार नहीं है राज्य, उसमें ये वाला बा बनता है, पेट चिरा हुआ वाला, है ना। ये दूसरा वाला सा है, अर्ध स्वर वाला, है ना। वाह, कौन सा था? इसका उच्चारण स्थान क्या था? मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दें कि ये वाला जो बा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक। अब इसके आगे अगर हम सम जोड़ दें, सम जोड़ दें, है ना, तो ये हो जाएगा संहार। ये कौन सी संधि है? ये भी बताना आप, ये भी बताना ये कौन सी संधि है। ये इस तरीके से होगा, बताना कौन सी संधि है और कौन से नियम में थी, किस संधि के किस नियम में थी। संहार, तो इसका मतलब हो जाता है, संहार का मतलब हमला करना, है ना, संहार कर देना, हमला कर देना। तो यहां भी इसका अर्थ चेंज हो गया। अब इसके आगे अगर हम एक आध प्रत्यय और जोड़ दें, और क्या जोड़ सकता है? प्रहार हो गया, बिहार हो गया, संहार हो गया, और इसके आगे अगर हम आ जोड़ दें, है ना, आहार। अब यहां पर क्या हो गया? भोजन। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। तो देखो शब्द तो एक था, इन प्रत्ययों का, प्रय का, बी का, सम का, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ऐसे निकालोगे। याद रखना, संधि इसीलिए पढ़ाई थी मैंने आपको कि आप उसको सही सही तोड़ सकें। ऐसा नहीं है कि इसको आप ऐसे तोड़ देते, अंकी बिंदी ऊपर लगा देते, ये गलत है, ये ठीक है ना। अंकी बिंदी टूटती है आधे माह में। तो संहार, और ये क्या हो गया? आहार। एक शब्द के कितने अर्थ चेंज हो गए। तो इसी प्रकार ये जो है शब्दों का अर्थ बदल देते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछा जाता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, उपसर्ग। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आपसे उपसर्ग पूछा जाए या प्रत्यय पूछा जाए, तो आपका सबसे पहला जो काम होना चाहिए ना, ये भूल जाओ कि उपसर्ग निकालना है या प्रत्यय निकालना है। ये ध्यान रखो कि इसमें मूल शब्द क्या है। जब आपने मूल शब्द निकालना सीख लिया, तो बाकी जो बचा, अगर आगे लग रहा है तो उपसर्ग है और पीछे जो लग रहा है वो प्रत्यय है। ध्यान रखना ये वाली मेरी बात, कि अगर आपसे उपसर्ग या प्रत्यय पूछा गया है, तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप मूल शब्द निकालें, धातु शब्द निकालें। मूल शब्द से ही बनता है यौगिक, चाहे वो प्रत्यय लगा के बने, चाहे वो उपसर्ग लगा के बने। मूल शब्द अगर निकाल लिया तो बाकी जो बचा वो या तो प्रत्यय होगा या उपसर्ग होगा या दोनों होंगे। तो इसलिए आपसे ये भी पूछा जाता है, एक शब्द दे दिया जाता है कि इसमें धातु पहचानिए। धातु का मतलब मूल शब्द पहचानिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब संस्कृत में जो दोस्तों इनकी संख्या मानी गई है
वैसे ये पूछी नहीं जाती है, मैं बता रहा हूँ फिर भी। 22 किसी किसी किताबों में 25, 23 इस तरीके से होती है, 19 इस तरीके से होती है। तो संस्कृत संस्कृत की मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से ज्यादा सवाल आते नहीं है। ठीक है, संस्कृत के आप याद कर लेना, जैसे कि अति, अभी और अधि, है ना, उत, उद, उप, अब, आ, है ना, दुर, दुस, नि, निर, निस, और क्या है, और है तुम्हारा नी, निर, निस हो गया, प्र, प्रति और प्रति, मतलब ये तो हमने अभी लगा के देखा ही था, प्रहार में प्रति भी लगता है, परा, और क्या होता है, बी, सु, सम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 3 बचे ना। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। दूर हो गया, दुस हो गया, निर हो गया, निस हो गया, नी हो गया, परा, परी हो गया, प्रति, परा और परी, है ना। बी हो गया, सम हो गया, सु हो गया, प्रति हो गया, प्र हो गया, परी हो गया, परा हो गया, नी हो गया, निस हो गया, निर हो गया, दूर हो गया, दुस हो गया, उप हो गया, उद्वी हो गया, उद्वी हो गया, आवी हो गया, अब भी हो गया, अभी और अनु, अनु रह गया, और अधि, अभी। चलिए, एक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप देख लेना, अनु रह गया था, है ना, अति, अधि और अब। पूरे हो गए, अब ये रह रहे थे। तो ये होते हैं आपके 22 संस्कृत के, है ना। ये पूरे मेरे पहले तो कभी याद हुआ करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा काफी दिनों से रिवीजन नहीं हुआ है तो मैं भूलता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 22 होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, इतना आप याद रखना ना। और वैसे आप अगर कोई किताब खरीदना चाहते हैं, और किताब क्यों खरीदेंगे आप, समझने के लिए नहीं, क्योंकि समझाने के लिए तो मैं बैठा हूँ आपके पास। आप केवल मेरे साथ मेहनत करते चले जाइए। आपको किताबों से क्या करना है, जो बुकैब होता है पूरा, है ना, उसका, जैसे कि विलोम शब्द हो गए, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, इस तरीके जो शब्द है ना, किताबों में बहुत सारे हैं, है ना। तो वहां से कोई भी एक अच्छी सी किताब खरीद लेना, वहां पे सब मिल जाएंगे। और ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना, ये केवल जो भी लिखवाता है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, वो टाइम ही पूरा करता है। मैं इतना नहीं करना चाहता कि मैं सारे हिंदी के भी लिख पाऊँ, संस्कृत के भी लिख पाऊँ, ये भी करूँ। ये सारी चीजें जब आप किताब खरीद के लाओगे दूसरे पर्पज से, ये हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए तो मैं हूँ, केवल आप बुक याद करने के, तो उसमें भी आपको सारे मिल जाएंगे। तो वहां से आप देख लेना, ठीक है। 22 ये वाले, जबकि पूछा नहीं जाता है इतना, बहुत ही रेयर, किसी बड़े एग्जाम में पूछ लिया, वरना ऐसा होता नहीं है ना। बस आप इतना याद रखना। 2 बातें क्या, एक तो मैंने वो बताई थी कि आप जब भी उपसर्ग निकालें या प्रत्यय निकालें, तो उसमें से जो है ना मूल शब्द का आप ध्यान रखना। तो दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी सी, मतलब पता नहीं, मैं वीडियो बनाता हूं तो लंबी ज्यादा हो जाती है। मैं बतेरा सोचता हूं कि आज थोड़ा शॉर्ट बताएंगे, लेकिन नेचर ही ऐसा शुरू से दोस्तों, जब से इस लाइन में है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन दोस्तों, इतना तो आपको पता है, छूटता कुछ नहीं होगा आपसे। कोई सी भी किताब ले लेना, कुछ भी कहीं से भी देख लेना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आप ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर पढ़ रहे हैं और कुछ भी आपके सामने छूट रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उपसर्ग हमने पढ़ा दिए हैं, प्रत्यय अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसके अंदर हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय होते हैं, मतलब जितने भी प्रकार के होते हैं, वो सारे के सारे प्रत्यय हम पढ़ेंगे। और प्रत्यय की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, वो भी हम सब पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, है ना, वो सब पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बिल्कुल बारीकी, बिल्कुल जड़ से समझा देंगे अब आपको। जैसे कि उपसर्ग समझा दिया ना, क्या पहचान है दोस्तों, मूल शब्द निकाल लो आप, जो आगे बचा वो उपसर्ग है। ठीक।
और परिभाषा भी मैंने इसको बता दी। तो लगभग उपसर्ग आपका पूरा हो गया है। और बाकी के जो हिंदी के उपसर्ग हैं वो आप किसी भी अच्छी किताब लाएं, वहां से देख लेना। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं लाएं तो फिर मुझे बता देना कमेंट में, मैं करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।